Hello students, today we are going to study about the residential status. In previous lecture, we were trying to understand the basic concept of income tax. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस. उससे पहले एक बार देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स. Assessee. What is mean by assessee? Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under Income Tax Act. It includes fine, penalty and interest. जो पर्सन होता है उसे क्या भरना पड़ता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? वो क्या करता है? टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को. उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? असेसी. The next, deemed assessee. A person is liable to pay tax on his own income. But sometimes he is also liable to pay tax on others' income. अभी हमने assessee देखा था. जो पर्सन वो क्या करता है? इनकम टैक्स पे करता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. किसको? गवर्नमेंट को. तो कभी कभी क्या होता है कि खुद का भी टैक्स पे करना पड़ता है और दूसरे पर्सन का भी टैक्स हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है. किस कंडीशन में? दैट टाइम ही इज नोन एज डीम असेसी. उसको क्या बोलते हैं? डीम असेसी. एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग अ माइनर और ल्यूनेटिक. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. अगर आप लीगली रिप्रेजेंटेटिव हो तो उस पर्सन की, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है राहुल नाम का, उसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है. और उसके बाद टैक्स पे करना किसको पड़ेगा? जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगली रिप्रेजेंटेटिव है, उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. तो उसको, उस पर्सन को, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हम क्या बोलेंगे? डीम्ड असेसी. वो माइनर भी हो सकता है और ल्यूनेटिक भी हो सकता है. The next, gross total income. Gross total income means the total income computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act before making any deduction under Section 80C to 80U or under Section 280U. The various types of income liable to tax have been classified under 5 heads. अभी यहाँ पे 5 heads दिए हुए इनकम के, मतलब आपको इनकम कहाँ कहाँ से मिलता है और उससे डिडक्ट करके जो भी अमाउंट आती है वो क्या रहती है? हमारी ग्रॉस टोटल इनकम. वी हैव 5 heads ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन and income from other sources. ये क्या है? 5 heads of income. Then next, total income or taxable income. What is mean by total income or taxable income? The total income of an assessee is gross total income as reduced by the amount permissible as deduction under section 80C to 80U. जो भी 5 हेड्स है इनकम के, उसमें से जो भी माइनस करना है, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो हमें क्या करना है? माइनस करनी है. वो माइनस करके, लेस करके, कुछ ऐड करके जो भी अमाउंट आती है वो क्या रहती है? ग्रॉस टोटल इनकम. उसके बाद जो भी एडिशन करना है, उसमें से लेस करना है, उसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? टोटल इनकम. वो रहेगा टैक्सेबल इनकम. वो कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स. अभी जो हमने हेड्स देखे थे, उस हेड्स से हमें क्या करना है? टैक्सेबल अमाउंट डिडक्ट, जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट करके टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरीज. देन नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये जो 5 हेड्स है इनकम के, इसको क्या करना है? हमें एडिशन करनी है, इसकी टोटल करनी है. उसके बाद उसमें से लेस क्या करना है? माइनस क्या करना है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस. जो भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, जो भी आए हैं लॉसेस, उसको क्या करना है? 5 हेड्स ऑफ इनकम से माइनस करना है.
देन उसमें ऐड क्या करना है, नीचे दिया हुआ है उसके, इनकम अंडर सेक्शन 60, 61, 64, 66 एंड 69D। अभी ए जो भी एक्ट दिए हुए अंडर सेक्शन ऑफ 60, 61, 64, जो इसमें से माइनस करना है वो हमें कहाँ से माइनस करना है, हमने अभी टोटल की थी 5 हेड्स की उसमें से। देन ऐड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन टू बी एडेड, ये सब ऐड करके क्या आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, अभी और एक डिडक्शन करना है, देन उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड 90 एंड 91, अभी ये सब अभी यहाँ पे लेस किया हुआ है, जो भी यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए 89, 90 एंड 91, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या क्या है, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि क्या माइनस करना है और क्या ऐड करना है इसमें। देन नेक्स्ट ये आया हमारा बैलेंस आया वो लेस करके, उसके बाद ऐड सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो भी हमें क्या करना है, उसमें ऐड करना है टोटल टैक्सेबल इनकम में। ऐड सेस भी ऐड करना है। उसके बाद हमारी क्या आएगी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, जो भी टैक्स लाइबिलिटी है हमें कितना टैक्स पे करना है वो अमाउंट हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। The income tax liability of an assessee depends upon his residential status. अभी इनकम टैक्स लाइबिलिटी असेसी की किसके ऊपर डिपेंड है, अपॉन हिज डिपेंड्स अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस आपका डिसाइड करता है कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया is taxable in India or not depends upon the residential status of the individual rather than on his citizenship. अभी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी पे करनी है या नहीं करनी है, भरना है टैक्स या नहीं भरना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। पहले क्या देखना पड़ेगा, फिर रेसिडेंट है या नहीं है, इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इंडिया का एक्ट देख रहे हैं टैक्स का। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट टाइप इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया ROI, then second is non-resident of India, resident and ordinary resident, resident and not ordinary resident for individuals and HUFs, दोनों के लिए है ये टाइप्स, इंडिविजुअल के लिए भी है और HUF के लिए भी है। अभी HUF क्या है, HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द टर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज यूज फॉर बिजनेस कम्युनिटी, कहाँ पे यूज़ की जाती है ये टर्म, बिजनेस कम्युनिटी में। हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, अभी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करना है, देयर आर सेपरेट रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसी, वहाँ पे सेपरेट रूल्स दिए हुए डिटरमाइनिंग करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस के। नेक्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, अभी हमें इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस देखनी है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाइज एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस, अगर प्रीवियस ईयर में वो इंडिविजुअल, वो पर्सन वहाँ पे, वो असेसी वहाँ पे रहता है इंडिया में, तो वहाँ पे एक बेसिक कंडीशंस दी हुई है, क्या है, ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर, और ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन के लिए रहना चाहिए, उसमें वो प्रीवियस ईयर में 182 days के लिए वो वहाँ पे इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, वहाँ पे वो रहना चाहिए, तो फिर वो क्या कहा जाता है, असेसी कहा जाता है, रेसिडेंट पर्सन बोलते हैं उसको, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, इंडियन होगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कहाँ पे जॉब करता, वो कहाँ पे रहता है,
यूएसए में रहता है, पर वो प्रीवियस ईयर में कहाँ पे था, इंडिया में था, इंडिया में जॉब करता था, तो वो प्रीवियस ईयर के लिए कितने दिन रहा होगा, अगर वो 182 डेज के लिए रहा होगा तो क्या होगा, इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस उसका वो प्रीवियस ईयर में इंडियन होगा। He is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years। मतलब 4 years में दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे, 4 years में 4 प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहना चाहिए, 365 डेज के लिए। अगर ये दोनों भी कंडीशंस है उसकी फुलफिल होती है तो क्या कहा जाता है, रेसिडेंट उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, इंडियन होगा। Then types of residential status. First type is resident and ordinary resident. A resident individual is treated as resident and ordinarily resident in India if satisfies the following two additional conditions। अब ये ऊपर देखे थे हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके वो बेसिक कंडीशंस थी दो। अभी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दो एडिशनल कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट इज ही हैज़ बीन resident in India at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। ओ पर्सन ओ असेसी प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना चाहिए उसमें, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, दिन नहीं यहाँ पे ईयर में दिया हुआ है, मतलब एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर में वो 2 ईयर वहाँ पे 2 ईयर वहाँ पे वो रहना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकेंड कंडीशन इज ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years immediately preceding the relevant previous year। 7 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना चाहिए वो वहाँ पे, 730 डेज। अगर वो उतने दिन प्रीवियस 7 ईयर्स में वो 730 डेज वहाँ पे रहता था तो अगर तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। In brief, it can be said that an individual becomes resident and ordinarily resident in India if he satisfies at least one of the basic conditions and the two additional conditions। तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट किसको कह सकते हैं हम, जिसकी दो कंडीशंस फुलफिल होती है, जो बेसिक कंडीशंस है वो फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो उसकी दो एडिशनल कंडीशंस दिए हुए वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकेंड इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फर्स्ट क्या देखा था अभी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है बट और ऑर्डिनरी के बीच में, तो क्या बोलते हैं उसको, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी इसकी क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। एन इंडिविजुअल हु सेटिस्फाइज एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस but does not satisfy the two additional conditions is treated as resident but not ordinarily resident of India। अभी जो कंडीशंस दिए हुए हमें, एक बेसिक कंडीशन है और दो एडिशनल कंडीशंस है, अगर उस पर्सन की एक बेसिक एन इंडिविजुअल हु सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर उसकी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल होती है बट डज नॉट सेटिस्फाई द टू एडिशनल कंडीशन, बट जो दो एडिशनल कंडीशंस दी हुई है वो अगर फुलफिल नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी resident। Third is non-resident। An individual is non-resident of India during the previous year if they satisfied none of the basic condition। अगर कोई पर्सन है उसकी एक भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, एक बेसिक कंडीशंस भी फुलफिल नहीं होती है, मीन्स वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहता ही नहीं था, 10 ईयर्स में भी नहीं रहा, वो 7 ईयर्स में भी नहीं रहा और प्रीवियस 1 ईयर में भी वो कभी इंडिया में नहीं रहता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या होगा, नॉन रेसिडेंट।
Next, residential status of HUF. Residential status of Hindu undivided family. A HUF, like an individual, is either resident in India or non-resident of India. A resident HUF is either ordinarily resident or not ordinarily resident. अभी जो हमने इंडिविजुअल के लिए देखा था सेम वैसे ही HUF के लिए भी वैसी कंडीशंस है, वैसे ही दिया हुआ है. HUF is said to be resident of India if the control and management of its affairs is wholly or partly situated in India. अगर HUF if the control and management of its affairs मतलब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया है, इंडिया में है और वो बाहर रहता है, तो वो क्या उसको क्या बोल सकते हैं हम? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. ऑर्डिनरीली रेसिडेंट HUF. अभी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है HUF को. रेसिडेंट HUF is ordinarily resident in India if the Karta or manager of the family is resident in India at least 2 years out of 10 previous years and is in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the relevant previous year. अभी जो बेसिक कंडीशंस पहले हम इंडिविजुअल के लिए देखी थी, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल 2 कंडीशंस थी, वो सेम है यहाँ पे HUF के लिए भी. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट HUF, ये भी 2 कंडीशंस है, वो भी सेम है. इफ द कर्ता और मैनेजर ऑफ रेसिडेंट फैमिली इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 out of 10 immediately previous year or is not resident in India for at least 730 days in 7 immediately previous year as aforesaid, the family will be regarded as resident but not ordinarily resident in India. Same conditions. Non-resident HUF. A HUF is non-resident of India if its control and management is wholly situated outside India. अगर वो पूरी तरह से outside India है, outside इंडिया के बाहर सिचुएटेड है उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन रेसिडेंट HUF. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP BOI. अभी इंडिविजुअल और HUF की रेसिडेंशियल स्टेटस हमने डिस्कस की. अभी ये लास्ट क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOP एंड BOI. तो अभी पहले हमें इसका लॉन्ग फॉर्म समझना पड़ेगा. AOP किसको बोलते हैं और BOI क्या होता है? AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. AOP मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन who come together for achieving a common objective and have the same mindset. AOP can be natural or artificial person. AOP क्या हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल कोई पर्सन हो सकता है, और आर्टिफिशियल पर्सन्स. आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है सी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म. ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, वहाँ पे आपको फर्म लिखा हुआ है. तो आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स फर्म भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है. BOI means a group of individuals, natural persons who join together for earning इनकम. अभी BOI में क्या आता है? नेचुरल पर्सन आता है. AOP में हमने क्या देखा था? नेचुरल. AOP कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन. A firm or AOP or BOI is said to be resident of India if the control and management of its affairs are wholly or partly situated within India during the relevant previous year. अगर relevant previous year में wholly और partly situated कहाँ पे है? उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या होता है? इंडियन होता है. It would be treated as non-resident of India if the control and management of its affairs are situated wholly outside India. अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है? होली, पूरा, पार्शियली भी नहीं, पूरा कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. अभी कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं. एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चलो, इसका मीनिंग तो इस लाइन में भी है, लाइन में ही है, ईजी है. एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। अगर इंडियन कंपनी है, इंडिया में वो सिचुएटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा? इंडियन आएगा। A foreign company is resident in India only if during the previous year control and management of its affairs is situated wholly in India। अगर फॉरेन कंपनी है पर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है? इंडिया में है। कैसा है? होली है, मतलब पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे होता है उसका? इंडिया में है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा? इंडियन आएगा। A foreign company is treated as non-resident if during the previous year the control and management of its affairs is either wholly or partly situated out of India। अगर फॉरेन कंपनी है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है, तो क्यों है वो? क्योंकि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ पे है? इंडिया के बाहर है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। is residential status of every other person. Every other person is resident of India if control and management of his affairs is wholly or partly situated within India during the relevant previous year। अभी हमने इंडिविजुअल का देखा था, एसएससी का देखा था, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी एंड एचयूएफ का डिस्कस किया। अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन। अदर पर्सन का क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस? उसकी कंडीशंस क्या है? सेम है जहाँ पे हमने इंडिविजुअल्स के लिए देखी थी। If control and management of its affair is wholly situated outside, he is treated as non-resident। अगर वो इंडिया में रहता है, इंडिया प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहा था, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा? इंडियन आएगा। और अगर उसका होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब उसका मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो कहाँ पे काम करता है? अगर आउटसाइड इंडिया करता है, इंडिया के बाहर करता है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।